गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे मेद धातु की। पहले रस धातु, फिर रक्त धातु, फिर मांस धातु, फिर मेद धातु आता है। मेद धातु का नंबर चौथा होता है। पहले दो धातु जो होते हैं, रस और रक्त धातु, वो पूरे शरीर में संचार करते हैं, सर्कुलेट होते हैं अपने अपने कार्य के लिए। रस धातु प्रीणन करता है, रक्त धातु जीवन कार्य करता है। प्रीणन का मतलब न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ये पूरे सेल को सप्लाई करना, और जीवन का मतलब ऑक्सीजन पूरे शरीर में पूरे सेल्स तक सप्लाई करना। मांस और मेद धातु जो है वो शरीर को आकार देने का काम करते हैं, टू कवर द बॉडी, टू शेप ऑफ द बॉडी, टू मेक द साइज अप ऑफ द बॉडी। ये जो है मांस और मेद धातु के माध्यम से होते हैं। अगर हमें लिपिड्स, उसके टाइप्स, लाइपोप्रोटीन्स समझ में आ गए तो मेद धातु भी हमारे समझ में अच्छी तरह से आ सकता है। तो मेद धातु की पढ़ाई के लिए ये पोर्शन हमें सीखना है। एटिमोलॉजी एंड डेरिवेशन, साइनोनिम्स, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड प्रमाण ऑफ द मेद धातु, फिजियोलॉजी ऑफ द मेद व स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मेद धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेद सार पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मेद धातु, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। पहले तो उसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या में जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इसमें आ जाएगा, और जो मेद धातु का गुण है वो भी इसमें आ जाएगा। शरीर में मुख्य रूप से स्नेहन कार्य करने वाले स्निग्ध धातु को मेद धातु कहते हैं। इसमें मुख्य कार्य जो है मेद धातु का वो होता है स्नेहन करना, शरीर में स्निग्ध गुण बढ़ाना, क्योंकि मेद धातु का मुख्य गुण जो है वो स्निग्ध गुण है। शरीर में सबसे ज़्यादा स्निग्ध धातु मेद धातु है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्निग्ध गुण के विरुद्ध होता है रुक्ष गुण, सूखापन, जो वात दोष का मुख्य गुण है। तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है तो हम लोग उसे शरीर में स्निग्ध गुण कम हो गया ऐसा भी बोल सकते हैं। तो शरीर में रुक्षता नहीं बढ़ने देना, वात दोष को नहीं बढ़ने देना, यह कार्य स्नेहन कार्य के माध्यम से होता है। और वात दोष ये सबसे बलवान दोष है। अगर वो बढ़ गया तो बहुत सारे व्याधि हो सकते हैं। अगर शरीर में स्नेहन होते रहा तो वात दोष पर नियंत्रण रहेगा, उसका शमन होते रहेगा। इसलिए हर कोई बीमारी टालने का काम भी मेद धातु के माध्यम से ही होता है। इसलिए स्नेहन यह एक महत्वपूर्ण गुण है। एटिमोलॉजी एंड डेरिवेशन यानी उत्पत्ति निरुक्ति। व्युत्पत्ति में वाचस्पत्यम कहते हैं बधे मेधा पाकश सकभ्यासेट मेदति तेष मेदितश्च मेदिष्ट। निरुक्ति में शब्द कल्पद्रुम में कहा है मेदयति स्नेहते अनेन इति मेधा, जो स्नेहन करता है वो मेद धातु होता है। शरीरे स्नेहात्मका धातु मेदाः। इस व्युत्पत्ति निरुक्ति को इतना हमें सिर्फ याद रखना है। इसके पर्यायी नाम कौन कौन से हैं? मांसज, मांसतेज, अस्थिकृत, वपा, वसा, ये इसके पर्यायी नाम है। मांसज उसे इसलिए कहते हैं और मांसतेज उसको इसलिए कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मांस धातु से होती है। अस्थिकृत इसलिए कहते हैं कि मेद से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। वपा और वसावहन, वपावहन और वसा। वपा यानी ओमेंटम, वहाँ पर स्निग्धता बहुत होती है, और वसा जो मांस धातु का उपधातु है। तो ये स्निग्धता मेद धातु में वसा से आती है, इसलिए उसको वसा भी कभी कभी कहा गया है। लोकेशन ऑफ द मेद धातु। मेद धातु का स्थान जानने के पहले जरूरी है कि उसके टाइप्स या प्रकार हम जान लें। मेद धातु जो है वो दो प्रकार का होता है, स्थायी मेद धातु और पोषक मेद धातु। स्थायी मेद धातु को पोष्य मेद धातु या स्थूल मेद धातु ऐसा भी कहा जाता है। पोषक मेद धातु को मेद धातु पोषकांश या सूक्ष्म मेद धातु भी कहा जाता है। मेद धातु के स्थायी मेद धातु ऐसे जो प्रकार है, उसमें पोषक मेद धातु जो है वो मेद व स्रोतस में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर धातु का
पोषक धातु उसी स्रोतस में रहता है। स्थायी मेद धातु भी शरीर में पूरी होता है, लेकिन उसकी खास कुछ लोकेशंस होते हैं, वहाँ पर मेद धातु को हम चेक करते हैं। जैसा कि स्पीक यानी कमर का एरिया, लंबर एरिया, स्तन यानी ब्रेस्ट, उदर यानी एब्डोमेन, पार्श्व यानी लैटरल साइड, वर्ण शरीर का रंग, स्वर्ण हमारी आवाज़, नेत्र आईज, केश हमारे बाल, लोम बॉडी हेयर्स, नख नेल्स, दंत टीथ, ओष्ठ लिप्स, मूत्र पुरीष। यहाँ पर भी हम स्निग्धता का परीक्षण कर सकते हैं, यानी मेद धातु का परीक्षण कर सकते हैं। जिन स्थानों पर हम परीक्षण करते हैं वह उस धातु का स्थान हम मान सकते हैं। प्रॉपर्टीज या गुण, उसमें मुख्य गुण स्निग्ध है मेद धातु का। उसके साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि वो द्रव भी है, लेकिन हर जगह वो द्रव नहीं है। जिस तरह से लिपिड ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, उस तरह से मेद धातु ये पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाता, लेकिन हम द्रव इसलिए कह सकते हैं कि उसका अंजलि प्रमाण बताया गया है। प्रमाण ऑफ द मेद धातु, शरीर में मेद धातु कितना होता है? वाग्भट कहते हैं मज्जा मेदो वसामूत्र पित्त श्लेष्म शक्रुंत श्रुक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। इस सूत्र के अनुसार मेद धातु का शरीर में प्रमाण जो होता है वो 2 अंजलि होता है। फिजियोलॉजी ऑफ मेद व स्रोतस, मेद व स्रोतस जो है चरक विमान स्थान 5वां अध्याय, उसमें कहा है कि मेदोवहानम स्रोतसम वृक्कम वपावहनम च। मेदो व स्रोतस के मूल स्थान जो है वो है वृक्क और वपावहन। वृक्क का मतलब है किडनीज और वपावहन का मतलब है ओमेंटम। ओमेंटम जो होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्निग्धता होती है। सुश्रुत कहते हैं मेदो वहे द्वे तयोर मूलम कटी वृक्कोच। सुश्रुत के अनुसार मेदो व स्रोतस की संख्या 2 है और इनके मूल स्थान कटी और वृक्क होते हैं। तो लंबर एरिया ये सुश्रुत ने उसका मूल स्थान माना है। ये वपावहन, वृक्क और कटी ये जो मूल स्थान माने गए हैं, ये मूल स्थान के आसपास हमें मेद धातु बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है, उसकी प्रमाण ज़्यादा होती है, इसलिए उसको मूल स्थान माना गया है। अभी मेद व स्रोतस में कौन कौन सी क्रियाएं होती है? एक तो स्थायी मेद धातु की उत्पत्ति और पोषण होता है। नंबर 2, पोषक अस्तु धातु अलग हो जाता है। नंबर 3, मेद धातु का उपधातु जो है वो है स्नायु, उसकी उत्पत्ति और पोषण हो जाता है। मेद धातु का मल जो है श्वेत, इसकी उत्पत्ति और पोषण हो जाता है। और नंबर 5, सूक्ष्म मल क्लेद की उत्पत्ति और पोषण जो हर धात्वाग्नि की क्रिया के बाद होता है वो भी यहाँ होता है। अगर आपको कोई पूछे कि मेद धात्वाग्नि की क्रियाएं कौन सी होती है, तो यही 5 प्रकार की क्रिया मेद धात्वाग्नि के माध्यम से होती है। स्थायी मेद धातु की उत्पत्ति पोषण, पोषक अस्थि धातु की उत्पत्ति, उपधातु स्नायु की उत्पत्ति और पोषण, मेद धातु कमल श्वेत की उत्पत्ति और पोषण, सूक्ष्म मल क्लेद की उत्पत्ति और पोषण। फॉर्मेशन ऑफ मेद धातु, मेद धातु हमारे शरीर में तैयार कैसे होता है? मेद व स्रोतस में मांस धातु में जो पोषक मेद धातु होता है उस पर मेद धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल सार भाग से स्थायी मेद धातु की उत्पत्ति तथा पोषण होता है। उसके स्थूल सार भाग से ही मेद धातु का उपधातु स्नायु का भी पोषण निर्माण होता है। सूक्ष्म सार भाग से पोषक अस्थि धातु अलग हो जाते हैं। आपको पता है कि कैल्शियम से हमारे हड्डियां मजबूत होती है, यानी बोन का नरिशमेंट होता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में फैट सोल्यूबल विटामिन भी होना ज़रूरी है। तो जिस तरह से फैट सोल्यूबल विटामिन हो सकते हैं, विटामिन डी जैसा फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसी तरह से ये सूक्ष्म सारभाग अस्थि धातु का जो होता है वो मेद धातु में होता है और अस्थि धातु का पोषण हो जाता है। अभी मल भाग में स्थूल मल भाग से मेद धातु का स्थूल मल श्वेत का निर्माण होता है और सूक्ष्म मल से शरीर में क्लेद का उत्पन्न होता है। अभी जो त्रिविध न्याय है उसमें केदारी कुल्या न्याय के अनुसार रस धातु, पहले रस धातु खुद का, फिर रक्त धातु, फिर मांस धातु, फिर मेद धातु का पोषण करता है। क्षीर दधि न्याय के अनुसार
मांस धातु मेद धातु में परिवर्तित हो जाता है। और खले कपोत न्याय के अनुसार मेद धातु रस धातु में रहने वाले पोषक मेद धातु से खुद का पोषण कर लेता है। तो ये तीनों ही न्याय के अनुसार हमारे शरीर में धातु का पोषण होते रहता है। अभी मेद धातु हमारे शरीर में कैसा तैयार होता है इसको समझने के लिए, मेद धातु शरीर में कहाँ तैयार होता है, वो मेद व स्रोतस में होता है। कौन सी क्रिया के बाद होता है, मेद धात्वाग्नि की क्रिया के बाद।